आ रही वीडियो। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक लेके बात करेंगे, जो हमारा चैप्टर है आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी। ठीक, तो चैप्टर का नाम डालो आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी। अब अगर इस चैप्टर का नाम हमारा है आवेश एवं वैद्युतिकी, ठीक, अगर ये आवेश आवेश अगर वर्ड आया है, ठीक, तो अगर बात की जाए आवेश, तो आवेश होता क्या है? आवेश शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई, किसी को पता है? तो यहाँ की कुछ थोड़ी हिस्ट्री है, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो बहुत पहले की बात है, लगभग करीब 25 वर्ष पहले, ठीक, हमारा एक वैज्ञानिक था थेल्स। ठीक, तो जो थेल्स वैज्ञानिक था, उसने जो कहरवा नामक पदार्थ था, कहरवा मालूम है? कभी वो पेड़ होता है, पेड़ को अगर काट दो, उसमें कोई तो गोंद टाइप का निकलता है, गोंद निकलता है, फिर वो जब जाता है ना? फिर वही जो होता है वही हमारा क्या होता है? कहरवा। अगर इसको साइंस की लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो इसको इंग्लिश वर्ड में एम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हमारा जो 2500 वर्ष पूर्व, ये लगभग में है, ठीक, लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो हमारा वैज्ञानिक था, कौन सा था? थेल्स। ठीक, ये कहाँ का? ग्रीक वैज्ञानिक था। ठीक, लेकिन जो ये थेल्स था, ये गणितज्ञ बहुत था। ठीक, तो ये ग्रीक वैज्ञानिक था, इसने कहरवा नामक पदार्थ पे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्बर, इसको साइड में लिख लो गोंद। ठीक, अब कहरवा नामक जो पदार्थ था, इसको इसने रेशम से रगड़ा। ठीक, तो जब इसने रेशम से रगड़ा तो इसे लगा कि यह इसमें कुछ झटका प्राप्त हो रहा है। ठीक, इसको ये लगा कि मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इतनी नॉर्मल चीज़ है तो इसमें इतना बड़ा झटका तो आ नहीं जाएगा। लेकिन उसने देखा, उसको जब रगड़ा तो वहाँ पे जो छोटे छोटे टुकड़े थे या छोटे छोटे जो अणु थे, तो वो उसकी तरफ आकर्षित हुए। ठीक, तो अब देखो, जो ये ग्रीक वैज्ञानिक था, कौन था? थेल्स। ठीक, ये जब आया, इसने कहरवा नामक पदार्थ से रगड़ा, तो इसने अपने लैंग्वेज में इसने क्या कहा? जो जो पार्टिकल जो थे, इसको इसने बताया ये हमारे इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, लेकिन अब ये हमारा ग्रीक वैज्ञानिक था, तो ग्रीक भाषा में इसने क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे क्या है? के है। ठीक, फिर उसके बाद इसने लैटिन भाषा में इसको क्या कहा? इसने इसको बोला इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा लैटिन हो गया। ठीक, लेकिन देखो वर्ड एकदम सेम है, सिर्फ फर्क किसका आ रहा है? ठीक, यानी कि ये हमारी क्या है? सुधार हो रहा है लगातार। पहले देखो, इसने थेल्स बोला यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पे इसने, उसके बाद में आगे क्या विकास हुआ कि इलेक्ट्रॉन है। ठीक, फिर उसके बाद अगर इसको इंग्लिश में आगे लिखा गया, अगर अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में क्या लिखा गया? इलेक्ट्रिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, क्या लिखा गया? इलेक्ट्रिक ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद में अगर आज का टाइम देखा जाए तो लोग क्या लिखते हैं, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, यही हमारा विद्युत आवेश है। नीचे नहीं आ रहा। ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को ही विद्युत आवेश। वीडियो नीचे नहीं आ रही, एक मिनट। ठीक, अब आ गया। तो ये चीज समझ में आई। इन्होंने कहरवा नामक पदार्थ से जब रगड़ा तो उन्होंने बोला कि इसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक, फिर इसको यहाँ पे लैटिन भाषा में इन्होंने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन। इसको सी कर दिया, इलेक्ट्रॉन कर दिया। फिर ये इंग्लिश भाषा में इन्होंने क्या लिया, इलेक्ट्रिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद में इनको और सुधार किया, क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि विद्युत आवेश। ठीक, अब ये हमारी हुई बेसिक, जो हम शुरू से पढ़ते हैं कि बिजली आती है, उसमें करंट फ्लो होता है ना, यही तो पढ़ते हैं। तो उसमें क्या आवेश आ गया। अब आवेश, लेकिन जो ये थेल्स थे, इन्होंने प्रमाणित नहीं किया। अब कोर्ट जो होता है वो सबूत मांगता है कि प्रूफ क्या है, तो इन्होंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं जिससे ये प्रूव कर पाए कि यहाँ पे अगर किसी भी चीज़ को अगर रगड़ो या किसी भी मतलब इन्होंने कोई भी प्रूफ नहीं दिया कि ये बिजली ऐसे हो सकती है। इन्होंने सिर्फ बताया और चले गए। ठीक, उसके बाद हमारा आया, इसके बारे में देख लिया। इसीलिए आज तक हम इनको पढ़ते नहीं हैं। कभी ऐसा आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा कि जहाँ पे थेल्स का जिक्र होगा। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता कि जिसमें पूछा जाए कि जो आवेश की उत्पत्ति किसने की, तो कहीं भी ये नहीं आंसर किया जाएगा कि थेल्स, क्योंकि इन्होंने कोई प्रूफ ही नहीं दिया। ठीक, फिर उसके बाद आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखो उनके बारे में थोड़ा। कौन आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब ये बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था, एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट भी था, नेता नगरी में भी रहता था, है ना। कभी डॉलर देखा है, डॉलर, उस पे जो फोटो लगा हुआ है, उस पे बेंजामिन फ्रैंकलिन का ही फिगर बना हुआ है। जैसे अपने यहाँ की जो भारत की करेंसी है उसमें गांधी जी का आता है फोटो, वैसे जो डॉलर होता है उसमें इन्हीं का फोटो लगा है। ये क्रांतिकारी भी था, बहुत टैलेंटेड था। तो इसने दिमाग लगाया, है ना। अब जो अमेरिका है, अमेरिका में जो लाइब्रेरी जो है, इसी के नाम पे सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम से अमेरिका में सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनी हुई है। ठीक, अब इसने क्या किया, इसने देखा कि एक कंडक्टर था, कंडक्टर यानी कि एक चालक पदार्थ था, है ना। इसने सबसे पहले क्या किया, ये बारिश में इसने पतंग उड़ा दिया। बारिश में पतंग उड़ा रहा था ये। अब जब बूंदें वगैरह गिर रही थी तो इसने देखा यहाँ बारिश हो रही है, अब ये बारिश में पतंग उड़ा रहा है। तो अब बारिश में पतंग उड़ी तो उसने पतंग पे एक कापर का छल्ला बांधा था, एक कापर की इसने उसमें लगा दी डिवाइस। तो इससे ये हुआ, जब बिजली चमकी तो बिजली जो थी कापर पे ही
गिरी, यानी कि उसका कुछ असर उस पर आया। जब इस पे असर आया तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था वो काफ़ी बार, वो जितनी 1-2 बार उसने प्रयास किया, तो जितनी बार उसने उड़ाया उसको, उतनी बार उसको क्या हुआ, झटका लगा। और कई 1-2 बार तो मतलब मेडिकल में भी भर्ती हो गया इसी कारण, लेकिन मरा नहीं, है ना। तो उसने क्या देखा कि जो बिजली हमारी होती है वो हमेशा क्या करती है, जो कंडक्टर डिवाइस है उसी पे ही गिरती है। फिर उसने क्या किया, फिर उसने छत पे एक राड ली, उस पे छत पे उसने कापर की राड लगा दी और उसको जमीन के द्वारा ग्राउंड कर दिया। तो अब जो जो हमारी आकाशीय बिजली जब गिरी तो पूरी इसके थ्रू यहाँ पे ग्राउंड कर गई, है ना। तो अब उसने क्या पता लगा लिया कि जो हमारी बिजली होगी अगर ऊपर से गिरेगी तो कोई अगर कंडक्टर डिवाइस है उसके थ्रू जमीन में ग्राउंड हो जाएगी। इसने ये प्रूफ निकाल लिया, है ना। तो अच्छा बताओ, जैसे बिजली चमकती है तो सबसे पहले बिजली चमकती है कि गड़गड़ाहट की आवाज आती है, बताओ। ये तो नॉर्मल की चीज है, तो सब लोग देखते हैं, पानी गिर रहा है, बिजली चमक रही है, आवाज गड़गड़ाहट की आ रही है। तो बताओ पहले बिजली चमकती है या पहले गड़गड़ाहट आती है? पहले बिजली चमकती है, क्योंकि जो बिजली की स्पीड होती है वो कितनी होती है, बिजली की स्पीड और जो ध्वनि की स्पीड से ज्यादा होती है। इसकी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी प्रकाश का जो वेग है और बिजली का वेग एकदम सेम होता है, ठीक। और जो आवाज की होती है उसकी कम होती है इसके थ्रू। कभी कभी ऐसा देखा है कि आज हमारा यहाँ पे कोई बल्ब जला, उसके बाद में दूसरा, ये अभी अभी यहाँ तक लाइट पहुंची ही नहीं, दूसरा बल्ब जला ही नहीं, कभी देखा? यहाँ से चालू होते है तुरंत यहाँ जल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड देखा कितनी है। अगर 3 पे अगर 8 जीरो लगा दोगे कितना हो जाएगा, 300 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। 300 क्यों, 3000 लाख हो गया, है ना। 3 जीरो लगा दो, 1,00,000 5 जीरो पे होता है, तो 8 जीरो है तो कितने हो गए, है ना। तो इन्होंने देखा तो अब इन्होंने जो ये चीज लगा दी, तो अब इन्होंने जो खोज की तो उसका क्या नाम हुआ, तो इसको बोलते हैं हम क्या, तड़ित चालक। क्या बोलते हैं? तो इन्होंने कौन सी बिजली की खोज की? तड़ित चालक। लेकिन इन्होंने क्या किया, प्रूफ निकाला। अब इनके पास कोर्ट का सबूत आ गया कि हमारे पास ये प्रूफ है, अगर कोई भी अगर बिजली है तो वो हमेशा किसको फॉलो करेगी, कंडक्टर डिवाइस को, जिसमें चालकता होगी उसी के थ्रू करंट हमारी फ्लो होगी, ठीक। कभी रबड़ पे करंट जाती है, वो कहाँ पे जाती है, जिसमें कंडक्टर चालक के गुण हो, ठीक। अब इन्होंने देखो क्या देखा, अब इन्होंने आवेशों को देखा। जो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो तो समझ में आया बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में। क्वेश्चन हमारा यही से बनेगा कि तड़ित चालक जो बिजली होती है उसकी खोज किसने की, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। लेकिन सर्वप्रथम जो बिजली या आवेश की उत्पत्ति की वो थेल्स का कभी नहीं पूछा जाता, क्योंकि उनका कोई प्रूफ ही नहीं है, ठीक। अब देखो, अब बात की जाए अगर विद्युत, ठीक। तो विद्युत क्या है?
विद्युत पता है क्या है? अभी हमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन जो आवेशों का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह, जो आवेशों की प्रवाह की दर होती है वही हमारी क्या होती है? विद्युत धारा। ठीक, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर। इलेक्ट्रॉन जो होगा वही तो आवेश होगा। अब इलेक्ट्रॉन को डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। अब धारा जो होती है, धारा हमारी कैसे चलती है? कोई ऐसे बंद लूप है ना? ऐसे देखो, मान लिया ये है, ठीक, ये यहाँ पे बैटरी लगी हुई है और ये हमारा बल्ब लगा हुआ है ना? ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये माइनस है ना? तो हमारी धारा ऐसे ही तो जाएगी। धारा हमेशा कैसे चलती है? प्लस से माइनस की ओर। और इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं? निगेटिव से प्लस की ओर, है ना? ये चीज समझ में आई? अब देखो, अगर मान लिया यहाँ पे अगर बैटरी लगी हुई है, अगर यहाँ से अगर कहीं पे अगर तार कट हो जाए तो जलेगी? लेकिन हमने पहले एक बार पढ़ा चुके हैं, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन दोनों पढ़ाए हैं। तो सीरीज में क्या था? ऐसे था, है ना? ऐसे था कि नहीं? अगर मान लिया यहाँ से करंट जा रही है ना? और यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है ना? ये हमारा बल्ब लगा हुआ है। अगर यहाँ से अगर तार कट हो जाए तो क्या ये बल्ब जलेगा? तो ये हमारा क्या था? सीरीज था। दूसरा हमने क्या पढ़ाया था? समांतर क्रम, है ना? उसमें क्या था? ऐसे था। अब यहाँ से हमारी कोई करंट फ्लो हो रही है। अब अगर यहाँ से अगर तार फाल्ट हो गया, यहाँ पे कट हो गया, तो ये बल्ब जलेगा कि नहीं? तो इधर से होकर के जलेगा। अब देखो समंदर में क्या है, यहाँ पे देखो करंट बढ़ जाएगी। अगर यहाँ से कट हो गई तो यहाँ से देखो निकल जाएगी, है ना? अगर यहाँ से कट हो गई तभी वहां से निकल जाएगी। तभी हमने क्या बोला था? घरों के जो कनेक्शन होते हैं हमेशा किसमें किए जाते हैं? पैरेलल में, समांतर क्रम में। ठीक, अगर मान लिया जैसे कोई अगर बल्ब फॉल्ट हो जाता है तो क्या दूसरा बल्ब नहीं जलता? जलता है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन कैसा है? समांतर क्रम। समझ में आया? अब अगर क्वेश्चन पूछेगा कोई बता दोगी? ठीक, अब देखो हमारी विद्युत कितने प्रकार की होती है। तो पहली हमारी कौन सी है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्थैतिक विद्युत। अब देखो स्थैतिक विद्युत है क्या? ठीक, स्थैतिक विद्युत हमारी क्या है? अगर कोई भी हमारी चीज है, अगर उसको रगड़ो तो ये हमारी क्या है? स्थैतिक विद्युत, है ना? तो अब स्थैतिक विद्युत होती क्या है? स्थैतिक विद्युत क्या है? जो स्थैतिक विद्युत होती है इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जा सकते। ये हमारी क्या होती है? स्थैतिक विद्युत। जैसे मान लिया ये हमारा कोई, ठीक, ये हमारा क्या है? कोई चमड़ा है,
ये हमारा चमड़ा है। ठीक, तो इस पे अगर हम एम्बर की छड़ लें, हमने अभी बोला एम्बर की छड़, ये है हमारी एम्बर की छड़। किसी भी अगर चमड़े की छड़ को, चमड़े के कपड़े को, यानी कि ये हमारा क्या है, चमड़ा है, चमड़े की कपड़े को और एम्बर की छड़ को अगर दोनों को रगड़ें, है ना, तो इस पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारे सारे पॉजिटिव टर्म आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन सब कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे। नहीं समझ में आया? तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे ऋण आवेश। तो अब अगर इसको हमने रगड़ा, ठीक, यानी कि एम्बर छड़ पे हमारे क्या आ गया, ऋणात्मक आवेश, है ना। दूसरा फिगर देखो, ठीक। अब अगर इसको अगर हम यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे हम ले कांच की छड़, ये हमारी है कांच की छड़, ठीक। अब ये हमारा क्या है, रेशम का कपड़ा या रेशम का कागज मान लो, कागज मान लो या कपड़ा मान लो। अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ या कागज के साथ में रगड़े तो क्या होगा, तो हमारा जो कांच की छड़ होगी उस पे कौन से टर्मिनल आ जाएंगे, धनात्मक आवेश आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। ये चीज समझ में आई कि अगर हम इसको अगर चमड़े के साथ में रगड़े तो एम्बर पे कौन सा आएगा, निगेटिव आवेश आ जाएगा, और अगर रेशम के कपड़े के साथ या रेशम के कागज के साथ में रगड़े तो कांच की छड़ हमारी क्या होगी, धनात्मक आवेश। ठीक, ये चीज समझ में आई। तो अब देखो, तो इस यानी कि इसमें हमारा क्या हुआ, ऋणात्मक आवेश, है ना, क्योंकि अगर इसके सामने हम रगड़ रहे हैं तो ऊपर क्या बन रहा है, छड़ हमारी कैसी बन रही है, ऋणात्मक, तो ये क्या हुआ, ऋणात्मक आवेश। अब ये हमारी प्लस बन रही है तो ये धनात्मक आवेश। बेसिक से समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो बता देना। ये एम्बर क्या है, छड़ है, इसको नोट करो। जो चिन्ह समझ, जो पॉइंट अगर समझ में ना आया हो उसको बोल देना, हम लिखा देंगे। ठीक, बाकी कोशिश ये करो कि समझने की, पहले समझो, उसके बाद में जो चिन्ह समझ में आए उस पर पॉइंट बना के लिख दो। क्योंकि जो अपने हाथ के नोट्स होते हैं उसको तुम ही समझ सकते हो, समझे। अगर हम मान लिया हम कहते हैं पूरी किताब आपको दे दें तो तुम किताब से सिर्फ रट पाओगे, बाकी कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो खुद से नोट्स बने होंगे उनकी बात ही अलग होती है। हो गया। अब ये हम दूसरी हमारी क्या है, ये है हमारी स्थितिक विद्युत, दूसरी क्या है, गतिशील विद्युत। अब गतिशील विद्युत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब गतिशील विद्युत क्या होती है, इसमें हमने क्या बताया था, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते और इसको ले जा सकते हैं। ये हमारी क्या होगी, गतिशील विद्युत।
ठीक, लिखाना पड़ेगा। अब देखो, जो हमारे आवेश जो हमारे उत्पन्न करने की विधियां कितने प्रकार की हैं, तो हेडिंग डालो, आवेश उत्पन्न करने की विधियां। ठीक, तो पहला क्या है, घर्षण द्वारा। ठीक, और दूसरी क्या है, चालन द्वारा। और तीसरी क्या है, प्रेरण द्वारा। ठीक, ये हमारी 3 विधियां हैं। अब देखो समझो, अब अगर घर्षण द्वारा हमें आवेश उत्पन्न करना है तो कैसे हम उत्पन्न करेंगे। हमने क्या बोला था, अगर किसी भी एम्बर की छड़ को कागज के साथ सिल्क के साथ रगड़ोगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, अगर हम पहले देखा था ऐसे ऐसे रगड़ते थे पेन, अगर ऐसे ऐसे रगड़ो तो कागज के जो छोटे छोटे कण हैं आकर्षित होते हैं, कभी नहीं देखा। इसमें देखो पेज है, इसको थोड़ा थोड़े छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लो और अपना पेन एक बार देखो। अभी देखना, कागज के जो कण होंगे छोटे छोटे आकर्षित होंगे। देखो प्रैक्टिकल करो भरने से, लेकिन छोटे कण ही बनाना, ये नहीं कि बस बस इतना बहुत। रगड़ो बालों में, पेन रगड़ो ऐसे कस के, देर तक रगड़ो और ऐसे देखना, अभी देखना आकर्षित होंगे। देखो देखो देखो, छोटे छोटे देखो, छोटे। देखो ऐसे देखो, ये भी देखना। लो देखो, देखो चिपके। इसका मतलब ये क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, जब हम किसी चीज को अगर घर्षण करते हैं तो वहां पे आवेश उत्पन्न होता है। ठीक, यानी कि ये हमारा अभी चिकना पदार्थ है, जब हमारा इसमें और थोड़ा अगर वैसे होगा ना तो और ज़्यादा से ज़्यादा, अभी तो ये जो हमारे कागज़ के टुकड़े हैं ये वेट के ज़्यादा थे, और पेन कितना बड़ा था, एकदम छोटा सा, है ना। तो हमारा घर्षण क्या 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 हुआ, जब कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ेंगे तो क्या होगा, कांच की छड़ पे क्या बताया पहले, हैं जो कांच की छड़ होगी हमने क्या बोला, ऋणात्मक आवेश देगी, पहले बता चुके ना। तो यही हमारा क्या है, घर्षण, दिखाना पड़ेगा। अब देखो चालन क्या है, चालन द्वारा कोई धात्विक क्षण होती है ना, मान लिया कोई भी लोहे का क्षण ले लो, कोई भी, यहाँ से अगर हम गर्म करते हैं, है ना, तो जहाँ से हम गर्म करते हैं उस पॉइंट पे गर्म ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ तक गर्माहट पहुँच जाती है कि नहीं। जिस पॉइंट पे हम लगाएंगे वो गर्म होगा, लेकिन धीरे धीरे लास्ट तक पहुँच जाएगा। वो हमारा क्या है, चालन द्वारा। समझ में आया, लिखाना पड़ेगा। अब प्रेरण द्वारा क्या है, प्रेरण द्वारा ये होता है, प्रेरण द्वारा जो हमारी विद्युत उत्पन्न होती है, जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में हमारा कौन सा प्रेरण द्वारा उत्पन्न होती है। प्रेरण क्या होता है, देखो ये हमारा ट्रांसफार्मर होता है, यही बताया था, है ना, ये बताया था प्राइमरी वाइंडिंग, ये थी सेकेंडरी वाइंडिंग।
है ना, यही बताया था सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हमारा जो ऐसे देखो, ऐसे जो आकृति धीरे धीरे बन के यानी कि इधर से उधर करंट फ्लो हो जाती है, ये हमारा क्या होता है, प्रेरण, है ना। ऐसे ऐसे चलेगी, ये ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स का निर्माण करती है। यानी कि जो हमारा पंखा चलता है तो उसमें क्या है, जब वो घूमेगा तो उसमें मैग्नेट फ्लक्स जनरेट होता है, तो वो क्या होता है, प्रेरण। या फिर किसी भी चुंबक, अब बिजली कैसे उत्पन्न होती है, चुंबक होगा, कॉइल होगी, या फिर कॉइल को अगर चुंबक के चारों तरफ ऐसे ऐसे घुमाओ, या कॉइल के बाहर चुंबक को ऐसे ऐसे घुमाओ, है ना। तो बात तो वही हुई ना, अगर चुंबक को कॉइल के साथ घुमाओगे या कॉइल को चुंबक के साथ घुमाओ तो दोनों में फ्रिक्शन तो हो रहा है कि नहीं। तो जब फ्रिक्शन होगा तो वहां पे धारा उत्पन्न होगी कि नहीं होगी, जनरेटर होता है, उसमें क्या होता है, यही तो होता है। जब जब कभी भी कोई भी कॉइल है मैग्नेट को अगर काटेगी तो क्या विद्युत का निर्माण करेगी। ठीक, समझ में आया। लैंग्वेज अगर ना समझ में आई हो तो बताओ, लिखा दें। ऊपर वाले बता दो एक बार। ऊपर वाला क्या है, घर्षण। घर्षण है। हमने पहले पहले क्या बताया था, कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़े या सिल्क के साथ रगड़े, है ना। तो उसको जब हम रगड़ेंगे तो कांच की छड़ क्या होगी, कांच की छड़ क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन देगी, इलेक्ट्रॉन ही तो त्याग करती है। तो वही हमारा घर्षण हुआ। अब हमने क्या बताया, इसका एग्जाम्पल भी बताया। अगर बालों पे हम कंघी करते हैं, कंघी करके या किसी भी अगर पदार्थ को रगड़ें और कागज के छोटे छोटे कण को अगर अपनी तरफ आकर्षित करें तो वो अपनी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, ये हमारा क्या है, घर्षण, है ना। या फिर कोई भी बंदा अगर वो कुर्सी पे बैठा है ना, उसके ऊपर ऐसे ऐसे तौलिया करो, कस के उसके पास तौलिया करो देर तक, फिर उसके हाथ में उसके शरीर में टच करो, तुम्हारे करंट का झटका आएगा। ये हमारा क्या होता है, घर्षण। यानी कि कोई भी चीज़ है अगर वो रोटेट हो रही है, रोटेट होके अगर उसके तुमने टच किया तो करंट जरूर मारेगा। ठीक, भले ही इतना ना हो कि चले जाओ, लेकिन झटका जरूर देगा। ठीक, तो ये समझ में आया। अगला देखो, अब देखो आवेश के गुण क्या हैं। विद्युत आवेश के गुण। ठीक, अब विद्युत आवेश के गुण क्या हैं, तो इसको अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या लिखोगे, ठीक। तो पहला क्या है, पहला हमारा क्या है, योज्य राशि। योज्य राशि, अब योज्य राशि क्या होती है, योज्य राशि क्या होती है, मान लिया ये हमारा कोई गोला है, डेफिनेशन बाद में, पहले ये सोचो समझना हमें है। ठीक, तो ये हमारा मान लिया कोई 2Q का आवेश है। ठीक, एक हमारा 3Q है, एक हमारा 4Q है। ठीक, तो अगर हम Q टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना, यही तो होगा। तो अब ये हमारा क्या है, 2Q प्लस 3Q 4Q, तो ये टोटल कितना बन गया, 2 3 5 4 9Q। तो Q टोटल कितना हुआ, 9Q, है ना। तो योजना से हमारी क्या होती है,
जो विभिन्न प्रकार के आवेश होते हैं, है ना, उनको जो जोड़ने की प्रक्रिया होती है वो हमारी क्या होती है? योज्य राशि। योज्य राशि। डेफिनेशन समझ में आई? लिखाना पड़ेगा, नोट करो फिर। जो अलग अलग आवेश होते हैं उनको एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है वही कुल आवेशों को प्रदर्शित करेगी। यही हमारी होगी योज्य राशि। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है? संरक्षित राशि। अब संरक्षित राशि में क्या है? संरक्षित राशि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे दूसरी चीज कभी ये सुना है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसको एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सेम है ना, क्योंकि अगर ऊर्जा खाओगी तो क्या वो खत्म हो जाएगा? उसको काम के रूप में खत्म होगी। मान लिया जैसे तुमने खाना खाया, तुम्हारी ताकत आ गई, अब उसको ताकत कहीं फेंक थोड़ी दोगे, उसको क्या करोगे? कोई अगर काम है उसको करेंगे तो यही बोलेंगे कि हमारी एनर्जी खत्म हो गई। ये हमारा क्या होगा? संरक्षित राशि। तो ये क्या होगा? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये हमारी क्या होगी? डिफिनेशन समझ में आई? ना समझ में आए वीडियो में दोबारा देख लेना या फिर अपना नोट कर लो अगर लिखना चाहो तो। अब देखो तीसरी हमारी क्या है? तीसरी हमारी है क्वांटीकृत राशि। अब क्वांटीकृत राशि क्या होती है? क्वांटीकृत राशि हमारी क्या होती है? क्यू इक्वल एन ई। ठीक, अब ये हमारी क्या हो सकती है? प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है ना। अब अगर क्वांटीकृत का मतलब क्या है? क्वांट करना, है ना। अब क्वांट का मतलब क्या है? गणना करना। क्वांट में हमारा क्या होता है? गणना, है ना। अब हमने क्या बोला था? जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक, अब यहाँ पे n हमारा क्या है? n हमारा क्या है? n हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। q क्या है? q हमारा आवेश है ना। अब E क्या है? ये इलेक्ट्रॉन संख्या है। अब n हम कैसे देखेंगे? जैसे मान लिया n बराबर दिया है 1 2 3, है ना। ये हमारा क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? क्वांटीकृत जो होती है इसमें क्या होगा? आवेश का मान जो सदैव होगा एक पूर्णांक ही होगा। ठीक, तो ये हमारी क्या होगी? क्वांटीकृत राशि। ठीक, अब देखो इसमें और आते हैं, जैसे 1 कूलम बराबर, ये सारे क्या हैं? ये सारे पॉइंट हैं याद करने वाले जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कैसे हैं? एग्जाम के पॉइंट हैं जो डायरेक्टली पूछा जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना? ठीक, अगर प्रोटॉन का केस होगा तो यही चीज क्या होगी? प्लस में होगी।
इलेक्ट्रॉन का मान और प्रोटॉन का मान लगभग बराबर होता है, लेकिन 1840 गुना। ठीक, ये आगे बताएंगे। अभी अभी बेसिक से पढ़ो, नहीं बाउंस हो जाएगा सब। ठीक, अब एक कूलाम बराबर अगर पूछा जाए तो कितना होगा? 3 गुणे 10 ESU। ठीक, अब अगर पूछा जाए ESU क्या होता है? अगर ESU पूछा जाए तो क्या होगा? ESU हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्टैटिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्टैटिक यूनिट। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन स्टैटिक यूनिट जो है उसमें क्या हो, इन्होंने इसको किसने बताया? जो हमारे इसको किसने बताया? कूलाम ने, है ना? कूलाम और फ्रैंकलिन दोनों लोगों ने। ठीक, अब एक ESU बराबर कितना होता है? अगर पूछा जाए एक ESU, तो एक ESU बराबर कितना होगा? 1 कूलम। है, एक ESU बराबर 1 कूलम। 1 बटे कितना? 3 गुणे 10⁻⁹, यानी कि यही जो राशि होगी वो 1 बटे में आ जाएगी। तो अगर इसको पॉइंट में निकालोगी तो कितना निकलेगा? अगर 1 को 3 से भाग करोगे तो 3 पॉइंट में आएगा, है ना? क्योंकि इसका हम एक 0 निकाल लें, यहाँ पे 10 कर देंगे, है ना? तो 3.33 कितना? 10⁻⁻10 कूलम। ये हमारा क्या हो गया? एक ESU का मान हो गया। अब अगर एक क्वेश्चन आता है, जो आवेश होते हैं उनको मापते किससे हैं? आवेश को किसके द्वारा मापा जाता है? आवेशों को इलेक्ट्रोस्कोप द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप द्वारा। ठीक, इतनी चीज समझ में आई? कोई चीज डाउट है? जहाँ पे डाउट हो पूछो। ESU जरूर लिख लेना, इसका फुल फॉर्म, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन स्टैटिक यूनिट लिख दें। इलेक्ट्रॉन स्टैटिक यूनिट। हो गया? ये हो गया? अब देखो, एक बात, एक साइड में एक चीज लिख लो। हमने क्या बोला था? अगर कांच की छड़ जो होती है ना, कांच की छड़ होती है, इसको अगर रेशम या सिल्क के साथ रगड़ें, है ना, ये रेशम या सिल्क के साथ रगड़ें, ठीक, तो कांच हमारी क्या होगी? धनावेश। इस पे कौन सा आवेश होगा? धनावेश। और इस पे क्या होगा? ऋणावेश। ये चीज तो समझ में आई होगी ना?
और क्या बोला था, अगर बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए, बिल्ली की खाल है ना, बिल्ली की खाल और या किसके साथ में, दूसरा क्या था, एबोनाइट की छड़ से रगड़े, अंदर के छड़। है ना, एबोनाइट की छड़ से। अगर बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़े तो बिल्ली की खाल क्या होगी, धनावेशित, लेकिन एबोनाइट की छड़ क्या होगी। थोड़ा वैसे। अब ऐसे अगर बना रहे तो याद करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक। और क्या बोला था, अगर ऊनी वस्त्र है ना, अगर ऊनी वस्त्र हैं, ऊनी वस्त्र को प्लास्टिक के साथ में या एबोनाइट के छड़ के साथ रगड़ो, क्या बोला, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़ के साथ में रगड़ो या फिर प्लास्टिक के साथ में रगड़ो, है ना। तो जो ऊनी वस्त्रों का वो क्या होगा, एबोनाइट की छड़। समझ में आया, ये चीज किसी भी बॉक्स के सामने लिख लो, और ये चीज भूलने वाली चीज नहीं है, इसको याद रखना। ये 3 पॉइंट हैं, इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। हो गया। तो इतना है, इतनी जो हमारी क्लास हुई उसमें किसी भी चीज़ की डाउट है, अगर डाउट हो तो बोल दो अभी। तो आज के लिए इतना ही रखें। तो आज की क्लास कैसी लगी, चलो। तो कल हेडिंग डाल लो, कल देखेंगे कूलाम के नियम। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। तो अगर किसी भी भाई को या दोस्त को अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमें कमेंट करें, और जो हमारे न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।